हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए आपकी गृह विज्ञान विषय के लिए बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक प्रश्न का उत्तर है और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 8 मार्च को बोर्ड एग्जाम देंगे, गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी लोग इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बीसी यहाँ पर ध्यान दें, 823 बीसी कोड का पेपर है और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने एडमिट कार्ड से अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देना है अच्छे से। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। निर्देश है यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ में क्या है? 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा जो आएगा इसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आप करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार करके जाना, इसके सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना। मैं वादा करता हूं कि 8 मार्च 2025 को यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के यहाँ पर निर्देश को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर शीट में गोले को काला करें। सही विकल्प आपको चुनना है और जो भी आप जो है यहाँ पर ध्यान दें, उनमें से जो सही होगा, जो विकल्प सही होगा, उस गोले को आपको काले पेन से काला करना है। पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और गृह विज्ञान में प्रश्न इस तरह के आते हैं जिनको आपको रटना नहीं है, इनको समझना है। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुछ प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको रटना पड़ता है, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपको समझना है, उनके उत्तर को समझना है। जैसे कि पहला ही प्रश्न है, इसको रटना नहीं है। कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? बजट जब बनाया जाता है तो इसके कुछ भाग होते हैं अनिवार्य। जैसे किस लिए बजट बनाया जाता है? शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, यानी इनके लिए बजट बनाया जाता है। और ये जो फैशन है इसके लिए बजट नहीं बनाया जाता। यहाँ पर ये जो है बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। बजट सफल होता है
बजट कब सफल माना जाता है या कब सफल होता है? तो आय व्यय के सही संतुलन से। हमारी आमदनी कितनी है या परिवार की आमदनी कितनी है, परिवार का व्यय यानी खर्च कितना है, तो इनके बीच जब एक संतुलन होता है और वो संतुलन कैसा रहता है, सही संतुलन रहता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, यानी यही माना जाता है कि बजट सफल हो गया। आय व्यय के सही संतुलन से बजट सफल होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? इनमें से सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्रॉस चेक, जिसे रेखांकित चेक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित चेक भी कहते हैं। इसको जो है सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रॉस चेक या रेखांकित चेक। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका बिल्कुल आसानी से आप आंसर कर लेंगे। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए आपको घबराना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, 1 किलोग्राम आम का दाम कितना है? 70 रुपये है। तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 11 का पहाड़ा 0 में लगाएंगे तो 0 आ जाएगा और 11 सत्ते कितना होता है? 77, यानी 770 रुपया आ गया। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है? सी वाला, यानी 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलोग्राम आम का दाम कितना होगा? 770 रुपया आ जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, डेसिबल में। किसमें? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न अगला है, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग कैसे फैलता है? डेंगू रोग जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग भी मच्छर के काटने से फैलता है। यदि प्रश्न आता है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो मच्छर के काटने से फैलता है। माँ से मच्छर, आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं, इसमें मच्छर में पहला अक्षर माँ है और मलेरिया में पहला अक्षर माँ है। माँ से मच्छर और माँ से मलेरिया, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू दोनों रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मक्खियों द्वारा फैलता है। इनमें से कौन सा रोग है जो मक्खियों के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के ह्रास के लिए, ह्रास का अर्थ होता है निम्नीकरण, यानी नष्ट होने का कारण। ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा CFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, घर पर सिलाई करने से बचत होती है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसको रटना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप घर पर सिलाई करते हैं तो आपके कपड़े की बचत होगी, आपके समय की बचत होगी, आपके धन यानी पैसे की बचत होगी। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, समय, धन एवं कपड़े की। यदि हम घर पर सिलाई करते हैं तो हमारा समय बचता है, हमारा पैसा बचता है और हमारा कपड़ा भी बचता है। क्योंकि यदि दर्जी के पास सिलाते हैं तो समय भी लगेगा, धन भी लगेगा और कपड़ा भी जो बचेगा काटने के बाद वो वापस नहीं मिलेगा, आप सभी जानते हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बेसिक से प्रश्न है, इनमें क्या याद करना, कुछ भी तो नहीं याद करना है। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है क्योंकि कपड़ा सिलने से पहले उसमें मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। और ये निशान मिल्टन चाक से ही क्यों लगाया जाता है, क्या कारण है इसका? तो मेरे प्यारे बच्चों, निशान जो है सरलता से छूट जाता है।
निशान जो है किससे सरलता से यानी आसानी से छूट जाता है, इसलिए कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। कपड़े की माप लेने के बाद जब उसको काटा जाता है तो मिल्टन चाक से निशान लगाते हैं ताकि वो निशान सरलता से छूट जाए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग मिसप्रिंट हैं, विकल्प मैं क्लियर कर दूंगा। H2O, दूसरा विकल्प है CO2, तीसरा विकल्प है H2O2, चौथा विकल्प है HO। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8 मार्च के लिए बिल्कुल वायरल पेपर है ये आप सभी के लिए। तो जितने भी बच्चे कक्षा 10 में हैं आप लोग शेयर कर दें इस वीडियो को, और कई वायरल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर सको। चलिए अगला प्रश्न है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। तो मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा क्या होता है? सूती कपड़ा होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाल दवा, जिसे लाल दवा कहते हैं, जो कुएं में डाली जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग ध्यान दें, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? तो नगरीकरण के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है, औद्योगिकरण के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। अगला है, वाहनों के धुएं के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठंडी सेंक देने के लिए। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है ठंडी सेंक देने के लिए। और ठंडी सेंक कब दी जाती है? जब किसी भी व्यक्ति को तेज ज्वर, तीव्र ज्वर या तेज बुखार आता है, तब उसे ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है यानी करते हैं। तो ये जो है राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही होगा। स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है? यदि किसी व्यक्ति को स्नान नहीं कराया जा सकता, कोई रोग है या कोई चोट है, तो इसलिए यदि हम सफाई करना चाहते हैं उसके शरीर की, तो इसके लिए क्या करना होगा? स्पंज करना होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है। तीव्र ज्वर जब अधिक जो है क्या आ जाए, तेज बुखार आ जाए, तो इसके लिए ठंडी सेंक जो होती है ये लाभदायक होती है। नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, 72 से 80 बार। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें प्रश्न आएंगे कुछ इस तरह की। प्रश्न संख्या यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 21 है यहाँ पर, जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? चलिए इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर, जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने के अतिरिक्त और क्या अतिरिक्त रक्त को
तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल क्या होता है? उपयोगी होता है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8 मार्च को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लेना। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अंधाधुंध विकास, दूसरा है तेजाबी वर्षा, तीसरा है प्रकृति से छेड़छाड़, वायुमंडल में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। ये सभी कारण हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? तो भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग समझिएगा। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है? भोजन विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जौ का पानी पेचिश तथा गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, मोच के लक्षण लिखिए। तो मोच के लक्षण क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? मोच के क्या लक्षण हैं? यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप लोग यहाँ से समझिएगा। मोच आने के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां पर मोच आएगी वहां उस अंग में क्या होगा? सूजन आ जाएगी तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द भी होता है। दूसरा लक्षण है, मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर मोच आ जाएगी उस अंग का रंग क्या होने लगेगा? कुछ कुछ नीला काला दिखने लगेगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, मनुष्य के शरीर में 70 से 75% जल होता है। बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न, निर्देश जरूर पढ़ लेना आप सभी लोग। निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप लोग यहाँ से समझिएगा। चेक बुक तथा पासबुक में क्या अंतर है? बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। यानी बैंक में जब हम धन निकालते हैं तो उन प्रपत्रों की पुस्तिका को क्या कहते हैं? चेक बुक कहते हैं। और जिस पुस्तिका में बैंक में कितना धन जमा है, कितना निकाला है, कितना ब्याज बना है, उसमें विवरण दिया होता है उस पुस्तिका में, उसे क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन एक चीज ध्यान देना आप लोग, 27 के बाद 28, 29, 30 और 31 प्रश्न आएगा। इस तरह से प्रश्न आएंगे। अथवा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो उत्तर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि 8 मार्च के लिए ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें इस प्रश्न के उत्तर का। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर है।
चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है। निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिखिए। निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर आप समझिएगा। यहाँ पर किसी भी कारण से व्यक्ति के शरीर में जल की आवश्यक मात्रा का घट जाना निर्जलीकरण कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सी भाषा में यदि बताया जाए तो पानी की कमी होना ही, यानी शरीर में पानी की कमी होना ही क्या है, निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण के लक्षण क्या हैं? शरीर से जल निकल जाने से स्वास्थ्य गिर जाता है। दूसरा लक्षण, शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। पानी की कमी होने के कारण व्यक्ति का चलना फिरना भी अत्यंत दुर्लभ हो जाता है और व्यक्ति का शरीर सूख जाता है तथा रोगी का वजन घट जाता है। ये हैं लक्षण निर्जलीकरण के। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। अथवा में है, मलेरिया रोग से बचने के क्या उपाय हैं, इस रोग से बचने के क्या लक्षण हैं। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। वैसे अथवा में तो प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका जो है उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्नोत्तर संख्या 28 अथवा मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं और मलेरिया रोग से बचने के उपाय क्या हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 29 है। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29, वृक्षारोपण यानी जब हम पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है, वृक्षों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। पांचवा है, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। छठा लाभ है, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वनों से या वृक्षारोपण से हमें मुख्य रूप से कुल 6 लाभ देखने को मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? यदि घर पर सिलाई कर लिया जाए तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं। अथवा में प्रश्न है, अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा 2025 में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका आंसर जरूर तैयार कर लेना है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का अथवा आप लोग ध्यान दें, घर की सिलाई की उपयोगिता, यानी घर पर सिलाई करने के लिए जो है यानी क्या लाभ हैं इससे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 30, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? नाम लिखकर कारण एवं लक्षण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। रोग के जीवाणु रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही स्वस्थ व्यक्ति को भी पीड़ित कर देते हैं। ये रोग एक रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया से रोग के फैलने को संक्रमण कहते हैं। संक्रामक रोगों का संवहन वायु, भोजन एवं जल संपर्क तथा रक्त द्वारा अथवा कीड़ों के काटने से होता है। संक्रामक रोगों के जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। विभिन्न जीवाणु भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। टीबी, काली खांसी आदि संक्रामक रोग, वायु द्वारा हैजा, मोतीझरा, पेचिश तथा अतिसार आदि रोग, भोजन एवं जल द्वारा
दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग संपर्क द्वारा तथा मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि ज्वर रक्त द्वारा रोगी व्यक्ति से विभिन्न माध्यमों द्वारा रोग के जीवाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग से पीड़ित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 30 का अथवा प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न जरूर तैयार कर लेना आप लोग। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा प्रेशर कुकर की उपयोगिता। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31 है ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, इसका उत्तर आप लोग यहां से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से यानी एक कानून की ओर से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आपका टेस्ट होगा। यदि आपने टू व्हीलर यानी 2 पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया है तो आपको 2 पहिया वाहन चलाकर दिखाना होगा, या आपने 4 पहिया वाहन के लिए आवेदन किया है तो 4 पहिया वाहन को चलाकर दिखाना होगा, जिसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले लाइसेंस की मांग करती है। जब यातायात पुलिस किसी को भी रोकती है तो सबसे पहले क्या करती है, लाइसेंस मांगती है। उसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अथवा में है, आएगा नहीं अथवा में प्रश्न, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका भी उत्तर तैयार कर लेंगे। ठंडी सेक कब की जाती है, ठंडी सेक देने की विधियां लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा ठंडी सेक कब की जाती है, विधियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर ध्यान देना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का आपको उत्तर लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 32 क्या है, पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है, एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा और आप इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी। अथवा में प्रश्न है, अस्थिभंग से आप क्या समझते हैं, अस्थिभंग के लक्षण बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर है, स्पंज करने का क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 70 का स्कोर कर सको। जय हिंद।